अगर किस करने से बच्चा हो गया तो महक घबरा कर बोली, प्लीज़ कामरान रुक जाइए, अभी तो बस सगाई हुई है। कामरान उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। अरे तुमसे किसने बोला कि किस करने से बच्चा हो जाता है? बच्चा होने के लिए आगे की चीज़ें करनी पड़ती हैं। महक उसे हैरानी से देखती रह गई। कामरान बोला, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी मासूम भी हो सकती है। उसका यही मासूमपन देखकर कामरान जज्बाती हो गया और वो खुद को काबू में न रख सका। महक की चीखें हवा में गूंज उठी थीं। तैमूर और असद बराबर बराबर बैठे वापसी के सफ़र पर थे। कुछ दोस्त नॉर्थ के सैर करने आए थे और आज सुबह सबको वापस लौटना था, लेकिन तैमूर का मन इतने खूबसूरत जगहों को छोड़कर शहर जाने का कर ही नहीं रहा था। इस वजह से असद को भी रुकना पड़ा, क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी से आने वाले थे। शाम तक घूम फिर कर वो दोनों भी वापस लौटने लगे, लेकिन रात तेजी से फैल गई थी। हवा में ठंडक थी, घना अंधेरा और सुनसान सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा। दोनों गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक हेडलाइट में कुछ पड़ा था। झाड़ियों में कोई पड़ा था। तैमूर ने फट से ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुक गई। असद घबरा कर बोला, ये क्या था? तैमूर ने कंधे उचकाए और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। कुछ कदम चलते ही वो रुक गया। उसकी सांसें अटक गईं। वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए मिट्टी से सने थे। माथे पर जमे खून के निशान थे और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। असद पास आकर बोला, ये कौन हो सकती है और रात के इस वक्त यहाँ इस हालत में क्यों पड़ी है? तैमूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। ये जिंदा है। तैमूर ने उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत हल्की थी लेकिन चल रही थी। यार, ये मसला गंभीर लग रहा है। इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, कहीं हम ही ना फंस जाएं। असद घबरा कर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तैमूर ने साफ कहा, हम इंसानियत के नाते इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये मर भी सकती है या किसी गलत आदमी के हाथ फिर से लग सकती है। क्या ये ठीक बात होगी? बिल्कुल नहीं, मैं खुदगर्जी नहीं करूँगा। इतना कहकर तैमूर ने लड़की को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर सावधानी से लिटाया और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में वो कई बार उसके चेहरे को देखता, ये यकीन करना चाहता कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। अस्पताल पहुंचकर तैमूर ने तुरंत एक नर्स को आवाज़ दी। ये लड़की सड़क पर बेहोश मिली थी, प्लीज़ जल्दी इलाज शुरू करें। नर्स ने बस एक नज़र लड़की पर डाली और ठंडे लहजे में बोली, ये पुलिस केस है, पहले रिपोर्ट दर्ज करवाइए। नर्स की ऐसी बेरुखी देखकर तैमूर को गुस्सा आ गया। इसकी जान खतरे में है और आप कागज़ों की बात कर रही हैं, उसने तीखे लहजे में कहा था। नर्स ने कंधे उचका दिए। अस्पताल का यही प्रोटोकॉल है, पुलिस आए बिना इलाज नहीं होगा। असद ने तैमूर का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से किसी प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, यहाँ रुकेंगे तो हम भी परेशानी में पड़ सकते हैं। इनका रवैया ठीक नहीं लग रहा। तैमूर ने गहरी सांस ली, लड़की को फिर से उठाया और गाड़ी में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में वे एक छोटे से प्राइवेट क्लिनिक पहुंच चुके थे। तैमूर ने डॉक्टर से कहा, ये मेरी कज़िन है, अचानक बेहोश हो गई, प्लीज़ जल्दी इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, इलाज शुरू करते हैं, पहले फ़ीस जमा करवा दीजिए। डॉक्टर की इस बात से तैमूर को राहत मिली कि कम से कम इलाज तो होगा। कुछ घंटों बाद लड़की को होश आया तो उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी गहरी परेशानी में हो। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? तैमूर ने नरमी से कहा, मैं तैमूर हूँ, तुम्हें रास्ते में घायल हालत में पड़ा देखा, इसलिए यहाँ ले आया। तुम्हारा इलाज ज़रूरी था। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से आंखें झपकाईं, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर तैमूर सचमुच परेशान हो गया था। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? कोई ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? तैमूर ने घबराकर डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा, परेशानी की तो बात नहीं है, शायद सिर पर चोट लगी है
या किसी मानसिक तनाव की वजह से इनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। जख्म बहुत गहरा नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, बेटी तुम्हें अपने घर, अपने परिवार या हादसे से जुड़ी कोई बात याद है? लड़की ने थक कर कहा, मुझे थोड़ा बहुत याद है, लेकिन जैसे ही कोशिश करती हूँ याद करने की, मेरे सिर में तेज़ दर्द होने लगता है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे समझाया, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, हो सकता है थोड़ा समय बीतने पर सब कुछ खुद ब खुद याद आ जाए, या अगर किसी ऐसी स्थिति का सामना फिर से हुआ तो दिमाग पुरानी यादें वापस ला सके। डॉक्टर की बात सुनकर तैमूर चिढ़ गया और बोला, इसका क्या मतलब है? हो सकता है आप साफ साफ क्यों नहीं बता सकते कि इसे परेशानी क्यों हुई और ठीक होने में कितने चांस हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो भाई, मैं एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ, बस 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। मेरे पास ना कोई बड़ी मशीन है, ना ही वो स्टाफ जो ऐसी चीज़ें चेक कर सके। मैंने जितना इलाज करना था कर दिया। अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल चाहिए तो किसी बड़े महंगे क्लिनिक पर ले जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर तैमूर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और फिर बोला, माफ़ कीजिए, मैं टेंशन में था इसलिए ठीक से समझ नहीं पाया। अब हम घर जा सकते हैं? असद तो गुस्से में पहले ही टैक्सी लेकर घर जा चुका था। तैमूर लड़की को साथ लेकर बाहर निकला और बोला, तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हें अपने घर वालों का पता याद नहीं आता तुम मेरे साथ रह सकती हो। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम वापस अपने घर चली जाना। वो लड़की को नहीं, खुद को ज़्यादा समझा रहा था। लड़की ने झुककर कहा, आपका बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तैमूर मुस्कुरा कर बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं भी बहन वाला इंसान हूँ, जानता हूँ इस समाज में एक लड़की का अकेले होना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन तक तैमूर ने उसे अपने अलग वाले घर में रखा। असद बार बार ताना मार कर कहता, यार मान लो तुम सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे, तुम्हारा दिल इस खूबसूरत लड़की पर आ गया है। लेकिन तैमूर हर बार साफ मना कर देता, फालतू की बातें मत कर, वो एक मजबूर लड़की है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। वो असद को भी यकीन दिला रहा था और ख़ुद को भी। लेकिन सच ये था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। असद ने फिर कहा, अगर तुम्हें उससे सिर्फ हमदर्दी है तो उसे अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं ले जाते? वो उसकी देखभाल कर लेंगे। तुमने उसे सबसे छुपा कर अपने घर में क्यों रखा है? ये बात तैमूर के मन में भी चुभ रही थी, पर वो नज़रअंदाज करते हुए बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, हर बात में शक मत किया करो, बेकार इंसान। तैमूर इसकी बातों पर चिढ़ रहा था। जिस इलाके में वो रहता था वहाँ पड़ोसी हर बात पर नज़र रखते थे, और ऐसे में ये कैसे छिप सकता था कि वो एक अजनबी लड़की को अपने घर लाया है और किसी को बताया भी नहीं कि वो कौन है। लड़की भी किसी के सामने नहीं आती थी। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और आखिरकार तैमूर के घर वालों तक भी पहुंच गई। जब उसके माँ बाप को पता चला तो वे तूफान की तरह उसके घर पहुंच गए थे। ये क्या सुन रहे हैं हम तैमूर? तुमने एक जवान लड़की को घर में छिपा कर रखा है। तुम्हें हमारी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है, और तुम उसी को दांव पर लगा रहे हो। शहर नौकरी करने आए थे या ये सब करने? माँ बाप सवालों की बरसात कर रहे थे और तैमूर खामोश खड़ा था। उसके पापा गुस्से में बोले थे, अगर यही चलता रहा तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे। तैमूर ने शांत होकर कहा, आप गलत समझ रहे हैं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मजबूर लड़की है। मुझे वो एक सुनसान जगह पर बेहोश मिली थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे वहीं छोड़ना ठीक नहीं लगा। सिर पर चोट की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे नहीं पता वो कहाँ की है और उसके घर वाले कौन हैं। अगर मुझे उसके घर वालों के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं उसे उसी समय उनके पास छोड़ा था, पर हालात ऐसी थी कि कहीं और उसके साथ और मुसीबत हो जाती। उसे
झाड़ियों में कैसे पहुंची ये भी याद नहीं था। हो सकता है उसे किसी अपने ने ही नुकसान पहुंचाया हो। ये सब तभी पता चलेगा जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। बस इसलिए उसे यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, बताया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था आप लोग यकीन नहीं करेंगे, और अब भी वही हो रहा है। दूसरों की बात सुनकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक बार मुझसे आराम से पूछ तो लेते कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। मैं खुद सब कुछ बता देता, कुछ नहीं छिपाता। तैमूर ये सब कहकर चुप हुआ तो उसके पापा बोले, बेटा, जिस बात की इजाज़त खुदा भी नहीं देता वो करना गलत ही है। मान लिया कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, पर यह भी देखो कि बड़े बड़े नेक लोग भी अगर किसी औरत के साथ अकेले रह जाएं तो भटकने में देर नहीं लगती। जब खुदा ने हद बताई है तो उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर पूरे मोहल्ले को भी तरह तरह की बातें करने का मौका मिला है। वो तो बोलेंगे ही, एक शरीफ घर में ऐसा कौन करता है। उन्होंने नर्म लहजे में समझाया। तैमूर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सही गलत सोचने के बजाय बस उसे सहारा दे दिया। तभी उसकी बहन निदा बोली, एक काम क्यों नहीं करते, इस लड़की को भाभी बना लेते हैं। इससे लड़की भी सुरक्षित रहेगी और भाई की शादी भी हो जाएगी। वैसे भी हमें कितनी बार कहा है कि तैमूर भाई की शादी कर दो, पर गांव में दुश्मनी की वजह से कोई हमें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, और लड़की को भी कहीं जाने की जगह नहीं है। अगर रिश्ता तय हो जाएगा तो लोग खुद ही समझ जाएंगे। माँ बाप उसकी बात पर चुप हो गए और तैमूर भी अंदर ही अंदर निदा की बात से सहमत था, क्योंकि सच तो ये था कि वो खुद भी उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। उसका नाम तक उसे पता नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद जुबैदा बेगम और वसीम साहब भी मान गए। ठीक है, ये ठीक रहेगा, पर लड़की को कोई परेशानी तो नहीं होगी। कहीं वो शादीशुदा ना हो या किसी से सगाई हुई हो, कुछ भी हो सकता है। पहले तो ये पता करना चाहिए। जुबैदा बेगम परेशान होकर बोली थी। वसीम साहब बोले, उससे बात कर लो, अभी के लिए सिर्फ सगाई कर लेते हैं और कुछ समय देखते हैं। अगर उसका कोई अपना उसे ढूंढ रहा होगा या उसे कुछ याद आ जाए तो फिर उसी हिसाब से फैसला कर लेंगे। गलत रास्ता नहीं चाहिए, और मजहब के हिसाब से भी हर बात सोचनी चाहिए। उनकी बात मानते हुए जुबैदा बेगम लड़की के पास चली गईं। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या तुम शादीशुदा हो? कुछ याद करने की कोशिश करो। जुबैदा बेगम गौर से उसके चेहरे को देख रही थी और वो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। वो क्या बताती, बहुत कुछ याद था उसे, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। बस इतना कहा कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे और वो अपने चाचा के साथ रहती थी। उस अनजान लड़की ने सच और झूठ मिलाकर एक कहानी बना ली थी। अगर तुम अपने चाचा के घर रहती थी तो इसका मतलब है कि तुम शादीशुदा नहीं हो, है ना? या तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं? उन्होंने और पूछने की कोशिश की। जी बिल्कुल, शादी नहीं हुई, इस बारे में कुछ याद नहीं है। वो सोचकर बोली, ठीक है, तो यही सही रहेगा कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटे तैमूर से कर दें। तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे और हम भी बदनामी या गुनाह से बचेंगे। तुम भी जानती हो कि एक जवान लड़की का किसी अनजान इंसान के साथ बिना मजबूत रिश्ते के रहना सही नहीं है। तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। मुझे इस शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। मैं तो अकेली हूँ और दुनिया बहुत डरावनी है। यहाँ से जाने के बाद मेरे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है और ना ही कोई भरोसेमंद इंसान। मैं किसी को नहीं जानती। यहाँ भी मजबूरी में आई थी। शुक्र है कि मैं किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगी। मेरी याददाश्त भले ठीक ना हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं समझती हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। अपनी इज्जत को खतरे में डालकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मुझे याद नहीं आता, आप लोग ही मेरा सहारा हैं। वो बोलती चली गई। उसके बोलने में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन जुबैदा बेगम इतनी जटिल बातें समझने में सक्षम नहीं थी। वो सिर्फ सीधी सादी औरत थी। लड़की की हाँ सुनते ही वसीम साहब ने पूरे परिवार को बुला लिया और बड़े धूमधाम से तैमूर और उस लड़की के निकाह का ऐलान कर दिया।
लड़की ने अपना नाम जवारिया रखा और अपने गांव और मोहल्ले वालों को भी बता दिया कि वो दूर की रिश्तेदार है। उसके पापा के बाद अब माँ भी नहीं रही, इसलिए वो यहाँ रहेगी। कुछ समय बाद शादी कर दी जाएगी। अभी निकाह इसलिए किया जा रहा है ताकि सबको इनके रिश्ते का पता चले और कोई घर की बदनामी न कर सके। निकाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। तैमूर और उसके घर वाले बेहद खुश थे, लेकिन जवारिया के चेहरे पर हमेशा घबराहट और डर सा रहता था। जुबैदा बेगम और निदा कई बार पूछती तो वो नम आँखों से बस इतना कह देती, मैं अपनी पहचान न होने की वजह से परेशान हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं थी जिस पर शक किया जा सके। लोग भी उसकी खुशी और ध्यान भटकाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते। तैमूर तो इस अनोखी खुशी पर हमेशा खुला चेहरा लिए घूमता रहता। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखती। मैं तो कहता था तेरी नीयत ही ठीक नहीं थी। इतनी सुंदर और प्यारी लड़की की थोड़ी मदद कर दी और मुफ्त में उसका भरोसा जीत कर शादी कर रहा है। लेकिन यार, मुझे लगता है तुम लोग जल्दी में फैसला कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब इस लड़की की याददाश्त लौट आए तो ऐसे सच सामने आए कि तुम लोग दुखी हो जाओगे और वापसी का कोई रास्ता ना बचे। कुछ ही दिनों में किसी इंसान को पहचानने का दावा करना बहुत अजीब बात है। असद अपनी नसीहत देने वाली फितरत के कारण तैमूर को तंग कर रहा था, लेकिन जीवन को लेकर अपने डर भी बता रहा था। यार, तुमसे कोई परेशानी है? कभी किसी को खुलकर खुशी भी नहीं मनाने देते। तेरे अंदर कौन सी चीज़ है जो हर वक्त तुझे रंग में रंग डालने पर मजबूर कर देती है? लगता है तेरे जीवन में कभी सुकून के दिन आए ही नहीं। तैमूर की बजाय एक और दोस्त ने उसे टोका। ठीक है, जो तेरा मन चाहे, लेकिन ये याद रखना कि मैं पूरी ईमानदारी और समझदारी से बोल रहा हूँ। मेरे मन में जलन नहीं है कि तुझे बेवजह दुखी कर दूँ। असद उदास चेहरा लिए तैमूर की तरफ देख रहा था, लेकिन तैमूर कुछ सोचने समझने के मूड में ही नहीं था। और वैसे ही तय दिन पर तैमूर और जवारिया शादी के रिश्ते में बंध गए। तैमूर उस लड़की को पाकर बहुत खुश था जिसे देखकर वो पहली नज़र का प्यार में पड़ चुका था, और जवारिया भी इस रिश्ते पर थोड़ी खुश दिख रही थी। रिश्तेदार बाहर से तो तैमूर और जुबैदा बेगम को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन अंदर से जलन में जल रहे थे। वो लड़की दिखने में भी अच्छे घराने की लगती थी और उसका रूप देखकर सभी की आंखें चौंधिया रही थीं। लोग तैमूर से जलन महसूस कर रहे थे। ये पूरा परिवार मिडिल क्लास था और उनके यहाँ कभी किसी के घर इतनी सुंदर और प्यारी बहू नहीं आई थी। छोटे घरानों में बहू और दामाद आमतौर पर परिवार की हालत के अनुसार ही आते थे। खाने पीने की मेज़बानी हो जाने के बाद सभी मेहमान चले गए और घर वाले वहीं रह गए। हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था और सबकी नज़रें सवाल करती हुई लग रही थीं। सबका बस यही नतीजा था कि लोग बस जलन की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन हमें क्या, हम तो बस बैठे बिठाए इतनी प्यारी और समझदार बहू ले आए। सब कह रहे थे कि इस लड़की के बोलने का अंदाज ही बताता है कि ये किसी अच्छे घर की लड़की है। तैमूर के तो मज़े ही हो गए हैं, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। अब उसके सारे दिन खुशियों में बीत रहे थे। जावेदा बेगम ये सब सुनकर बेटे की किस्मत पर थोड़ी जलन भी महसूस कर रही थी और दूसरों की सोच देखकर हैरान भी थी। जवारिया अपने कमरे में चली गई थी। तैमूर के दिन और रात खुशी में गुजर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे उससे और ज़्यादा लगाव होने लगा। घर वाले भी शादी होने तक वहीं थे, इसलिए उसे जवारिया से खुलकर बात करने या मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से वो परेशान होकर जवारिया के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इजाज़त लेकर धीरे धीरे कमरे में गया। कैसी हो? सब ठीक है ना? तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी क्यों है? तैमूर ने उसके माथे की झुर्रियों को देखा और हैरान हुआ। नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अपने अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन हर बार या तो बहुत दर्द होता है या फिर पूरी मायूसी होती है। अगर मैं कुछ भी याद नहीं कर पाई तो क्या होगा? क्या मैं ऐसे ही ज़िंदगी बिताऊंगी? वो पूरी तरह उदास बैठी थी।
अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, देखना एक दिन सब कुछ अचानक याद आ जाएगा। अभी खुद पर दबाव मत डालो, दर्द उठाना बेकार है। तैमूर ने उसे समझाया। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। उसने हल्का सा कहा। क्या कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ। जवारिया थोड़ी घबराई हुई थी। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करनी और सुननी है, लेकिन इस घर में थोड़ी देर भी अकेले रहना मुश्किल है। हर वक्त मम्मी या नाना तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। मेरी भी निगरानी होती है, कहीं मैं तुमसे मिलने ना लग जाऊं। उसने थोड़ा मजाक में कहा। जवारिया कोई जवाब नहीं दिया और घबरा कर रोने लगी। वो इतनी टूट कर रोई कि तैमूर खुद भी चौंक गया था। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस शादी से पहले कुछ प्यारी यादें बनाना चाहता हूँ। इसमें गलत कुछ नहीं है। तैमूर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि जवारिया अपने साथ कितना बड़ा राज लिए घूम रही थी। वो बस उसकी तरफ देखने से बच रही थी। नजरें झुकी हुई थीं, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में परेशानी के गहरे निशान थे। तैमूर ने उसे एक पता दिया और समय बताया और फिर चला गया। अगले दिन धड़कते दिल के साथ जवारिया भी उस पते पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने खुद को बड़ी चादर में ढक लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि ये एक बिल्डिंग थी और तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट लिखा था। इसे देखकर उसके दिल में थोड़ा डर की भी घुस गया था। उसने पता ठीक से नहीं पढ़ा था, पर अगर पढ़ लेती तो शायद यहाँ आने से ही मना कर देती। उस वक्त भी वो लौट जाने की सोच रही थी कि तैमूर तेज कदमों से आता हुआ उसके पास चला आया। क्या हुआ, यहाँ तक आकर वापस जा रही थी? उसके पूछने पर वो सिर झुकाकर खामोश हो गई। अब बस उस मंजिल तक जाने का ही रास्ता था। वो खुद को कोसते हुए उसकी पैरवी करने लगी। दरवाजे पर तैमूर ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने दिया और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। वो अंदर कदम रखते ही चारों तरफ नज़र दौड़ाकर सोफे के पास खड़ी हो गई। फ्लैट की सादगी में अलग ही शांति थी। सफ़ेद दीवारें, हल्की रोशनी और किताबों की एक छोटी सी रैंक, जैसे कोई बहुत पढ़ाकू इंसान यहाँ रहता हो। वो झिझकते हुए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की सी परेशानी थी। उसने धीरे से सलाम किया। तो अब याद आया सलाम करना, तैमूर ने एक नॉर्मल मुस्कान के साथ कहा और दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया। वो कुछ नहीं बोली, नज़रें झुकी हुई थीं और फिर खामोश हो गई। तैमूर ने उसकी घबराहट महसूस की और बात शुरू करने के लिए हल्का सा कंधा झटकते हुए कहा, ये मेरा फ्लैट नहीं है। वो चौंक कर रुक गई थी। फिर किसका है? मेरे दोस्त का। तैमूर ने माना, बस आपसे आराम से बात करने के लिए एक जगह चाहिए थी। मेरा खुद का कोई फ्लैट नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया। वो थोड़ी हैरान हुई। आपने मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया है? तैमूर ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि पार्क में मिलने के लिए हमारी इज्जत बहुत कीमती है और किसी रेस्टोरेंट में बैठने के लिए मेरी जेब बहुत हल्की। वो हंस पड़ी। क्या ईमानदारी है? तैमूर ने गहरी सांस ली। ईमानदारी ही सब कुछ है। वैसे आप चाहो तो बैठ सकती हो, फ्लैट खाली है। अगर ज़्यादा अजीब लगे तो मैं अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाऊंगा। वो हंसते हुए बोली, इतना भी अजीब नहीं लग रहा। हाँ, बस इतना ज़्यादा समझाना थोड़ा अजीब लगा। जवारिया हल्की फुल्की बातों से थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। मैंने सोचा बाद में मेरे दोस्त से सुनने से बेहतर है कि अभी आपको सच बता दूं, तैमूर ने शरारत से कहा। वो फिर हंसी, लेकिन जल्दी ही गंभीर हो गई। आपने बुलाया क्यों था? तैमूर के चेहरे की शरारत कुछ देर के लिए कम हो गई थी। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया और धीरे से बोला, बस एक बार आपसे आराम से बात करना चाहता था, बिना किसी घर वालों के, बिना किसी नॉर्मल बातचीत के, सिर्फ आप और मैं। वो खामोश हो गई, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। तैमूर ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमारी शादी सिर्फ एक रस्म है, या आप भी चाहती हैं कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का ना हो? वो नज़रें झुकाए रही, फिर धीरे से बोली, एक सवाल मेरे दिल में भी था, मगर मैं इतनी बहादुर नहीं थी कि आपसे पूछ पाती। तो आज ये सवाल मेरा और जवाब आपका।
तैमूर मुस्कुराया। वो नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। फ्लैट खामोश था, लेकिन दिलों में बहुत कुछ गूंज रहा था। इस मायने भरी खामोशी से घबरा कर वो फिर से बोल पड़ी। मेरी आपसे ये राय है कि आप एक नेक और मददगार इंसान हैं। जिस तरह आपने मेरी मदद के लिए खुद को खतरे में डाला और फिर अपने घर में रहने की जगह दी और सतर्क रहते हुए खुद को बाहर की दुनिया में मसरूफ़ रखा, मैं समझती हूँ कि आप ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। और सच कहूँ तो इस रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मतलब ये रिश्ता फ़िलहाल मेरी मजबूरी है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। वो धीरे धीरे इस नेक इंसान को सब कुछ बताती चली गई। शायद उसे धोखा देने का इरादा नहीं था। बहुत बढ़िया, मुझे सुनकर खुशी हुई। तुमने मेरे दिल की बातों को बिना वजह से नहीं बताया। मैं सच जानना चाहता था और अपनी तरफ का सच भी बताना चाहता था। जवारिया का भरोसा पाकर तैमूर भी खुश था। वो नज़रें चुराने को मजबूर हुई थी। काश मैं आपको पूरा सच बता पाती, मगर डर था कि अगर ये सच जानकर आपका रिएक्शन बुरा हुआ तो मैं कैसे संभालूंगी। वो गहरी सोच में थी और तैमूर अपनी सोच में मसरूफ़ था। मैं कोई बादशाह या घूमने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर आपको देखकर पहली नज़र का प्यार मेरे दिल में भी हो गया था। पहले मैं चाहता था कि पहली नज़र का प्यार मजाक है। प्यार तो तब होता है जब आप किसी को जानकर, उसकी आदतें देखकर, समझकर प्यार करते हो। लेकिन जब मेरे दिल पर यह असर हुआ तो पता चला प्यार सोच समझकर नहीं होता, ये अचानक हो जाता है। जैसे आपको देखकर उस दिन मेरा दिल चाहता था कि आपको बीच रास्ते में छोड़कर भागूं नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा करनी चाहिए। आपकी इज्जत मेरे लिए थी। अगर कोई और लड़की होती तो शायद अस्पताल पहुंचा देता या किसी और को सौंप देता, मगर आपको अपनी नज़रों के सामने सुरक्षित देखना चाहता था, इसलिए ख़तरे भी नज़रअंदाज कर दिए। ये सच है कि मुझे आपको अपने घर पर नहीं रखना चाहिए था, जहां मैं अकेला था। जब मुझे एहसास हुआ तो खुद को कुछ गलत करने से रोकने के लिए घर के बाहर रहना शुरू किया। जानते हो, जब अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया था तो कुरान में बताया गया कि एक नेक इंसान के दिल में भी आदमी छुपा बैठा होता है जो मौके की तलाश में होता है। अगर मैं अपने आप को शराफत का दावा करके बड़ा गुनाह कर देता और तुम्हें सुरक्षित रखने की बजाय दरिंदा बन जाता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। ये बातें हर वक्त मेरे दिल और दिमाग में रहती थीं। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे घर वाले समय रहते पहुँचे और मुझे राहत मिली। अब एक मजबूत रिश्ते में बंधकर मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता था। मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और अपने कामों से तुम्हें इस रिश्ते की खूबसूरती महसूस कराऊँगा। वो बातें करते हुए उसका हाथ थाम चुका था और आगे बढ़ने ही वाला था कि जवारिया ने कहा, तैमूर रुक जाइए। अगर किस करने से बच्चा हो गया तो आपके घर वालों को क्या बताऊंगी। वो बचकानी मासूमियत से आंखें पलटते हुए ये कह रही थी। तैमूर ज़ोर से हंस पड़ा। हे खुदा, ये कितनी मासूम लड़की है जिससे शादी या पति पत्नी के रिश्ते का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। वो उसकी घबराहट को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। ये तुमने किससे सुना कि किस करने से बच्चा हो जाता है? उसने शरारती लहजे में कहा। जवारिया चौंक कर उसकी तरफ देख रही थी और कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई और फिर वो उसके करीब आने लगा, ये कहकर कि ये मेरी बीवी है, मुझे उस पर हक है। कुछ गंभीर खामोशी के अकेलापन और सबसे बढ़कर जवारिया की मासूमियत उसे बहकाने पर उकसा रही थी। मगर जवारिया ये सब देखकर घबरा कर चिल्ला पड़ी। उसका पूरा वजूद झटकों में था। चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया था। आंखों में डर और तकलीफ साफ नज़र आ रही थी। वो ना में सिर हिला रही थी और आंसू बह रहे थे। इतनी बेबसी के वजह से उसका दिल जैसे बंद होने को था। तैमूर, जो शायद हर हद पार करने वाला था, अचानक होश में आया। सीधे खड़ा हुआ, दोनों हाथ उठाकर सोफे से उठ खड़ा हुआ और गहरी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने मजबूती से कहा, मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। वे इच्छा में ऐसा हुआ था। माफ़ी चाहता हूँ
मगर परेशान मत कहो, फिर ऐसा नहीं होगा। चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। वो अपने सिर के पीछे वाली तरफ हाथ फेर कर जैसे खुद को कोसा हुआ था। जवारिया की तरफ अभी भी उसकी पीठ थी, लेकिन उसके भरोसे से वो अब कुछ हद तक सुकून में आ चुकी थी। मगर जब वो सोफे से उठी तो अचानक लड़खड़ा गई। टांगें अभी भी डर की वजह से काँप रही थीं। ये मुलाकात उसके लिए डरावनी साबित हुई थी। घर पहुंचकर भी वो अपने कमरे में बंद हो गई। रात के खाने पर निदा उसके पास आई। भाभी, खाना लग गया है, चलें। निदा ने उसकी तरफ देखा। उसकी सुस्ती देखकर थोड़ी परेशान हुई। आपकी तबीयत ठीक है? पूछने पर जवारिया घबरा गई। हाँ ठीक हूँ, बस नींद आ रही है। उसने झूठ बोलकर निदा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद भी बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। चलो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए भी खाना यहीं ले आती हूँ। आज हम दोनों साथ में खाएंगे, निदा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जवारिया ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे नखरा करना पसंद नहीं था। तैमूर उसकी गैर मौजूदगी पर खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। कुछ दिन और बीते। जवारिया की तबीयत बिगड़ने लगी। जब जावेदा बेगम ने तैमूर को बुलाया, उसकी तबीयत खराब हो रही है, देखो तो दिन दिन में थक रही है, उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। कई दिनों से वो थकावट के बहाने नज़रअंदाज कर रही थीं। अब खड़ी होती तो सिर चकराने लगता। माँ की सलाह पर तैमूर उसे सहारा देते हुए अपनी छोटी सी गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचा था। इतने दिनों बाद जवारिया को इतना कमज़ोर देखकर वो भी परेशान हो गया था। अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराया गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। क्या हुआ है, सब ठीक है डॉक्टर? तैमूर ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली हैं। कमज़ोरी ज़्यादा है, कुछ सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, रोज़ ले लें और पूरा आराम करें, खाने पीने का भी ध्यान रखें। खुशखबरी की बात सुनकर तैमूर के कानों पर जैसे बिजली गिर गई थी। वो हैरानी गुस्से में ऐसे बोला था, ये कैसे मुमकिन है? उसने मुंह में बड़बड़ाया था, मगर डॉक्टर के सामने शांत रहकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। दवाइयाँ लेकर और हिदायतें सुनकर वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, और ये पहले ही माँ बनने वाली है। वो गाड़ी चलाते हुए अलग अलग सोचों में उलझा हुआ था। गाड़ी उसी फ्लैट की तरफ बढ़ी। लड़की चुपचाप उसके पीछे थी। फ्लैट पहुंचकर तैमूर गुस्से से इधर उधर घूमने लगा। ये सब देखकर लड़की सिर झुकाकर रोने लगी। तैमूर का दिमाग ठंडा पड़ गया था। उसने ठंडे लहजे में रोती हुई जवारिया से पूछा, अब रोने की वजह साफ साफ सच बताओ। उस दिन तो तुम ऐसे मासूम बनने लगी थी जैसे बहुत ही भोली लड़की हो। मगर आगे कहने की बजाय उसने दांत भींचकर बात अधूरी छोड़ दी थी और उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। जवारिया बेबसी में अपने होठ दबाती आंसू रोकने की कोशिश में थक चुकी थी। उसे फिर वही रात याद आ गई, वही दर्द, वही डर। मुझे माफ़ कर दीजिए तैमूर, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी याददाश्त इतनी नहीं गई थी, बस कुछ दिनों की बातें भूल गई थी। लेकिन जल्दी ही मुझे सब कुछ फिर याद आ गया था। जो दर्द मेरे साथ हुआ था वो यादें फिर मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे थी। सब उन दिनों की बात है जब मैं कई दिन बुखार में जलती रही थी। मैं एक अमीर घराने से हूँ, लेकिन मेरे बाबा बहुत सख्त और इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील इंसान हैं। इज्जत के लिए जान लेना देना उनके लिए आम बात थी। मैं उनकी अकेली बेटी थी, फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत के नाम पर इतनी पाबंदियों में रखा कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। मुझे दूसरी लड़कियों की तरह मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, रात को बाजार जाना बहुत पसंद था। कई बार मैंने धीरे से अपनी ख्वाहिशें भी जताईं, लेकिन बाबा के डर से अम्मी भी डांट कर मुझे चुप करा देती। मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए मैंने गलत रास्ता चुन लिया। सहेलियों के बहकावे में आकर मैं उनसे छुपकर चांद रात को उनके साथ बाजार चली गई। रंग बिरंगी चीज़ें देखते देखते मैं कब उनसे अलग हो गई, पता ही नहीं चला। मेहंदी लगवाने के लिए उन्हें बुलाने को मुड़ी ही थी
तो पता चला कि मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। मैं घबरा गई और पागलों की तरह लौटने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन शायद गलत गली में जा चुकी थी, जहाँ कुछ आवारा लड़के अपने शौक में लगे हुए थे। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बहुत दूर ले गए। एक ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया ताकि मैं आवाज़ भी न निकाल सकूं। मैं रोती रही, हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर बेकार। फिर एक सुनसान जगह पर उन दरिंदों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया। पूरी रात मैं दर्द में तड़पती रही। मेरा हाल जानने वाला मेरा रब के अलावा कोई नहीं है। सुबह होने पर वो मुझे वहीं छोड़कर भाग गए। मैं मरने जैसी हालत में थी कि आपने मुझे बचाया, मगर मैं आपके सामने अपनी पूरी कहानी कहकर घर वापस नहीं लौटना चाहती थी। मैं पहले ही रात भर गायब रहकर अपने घर वालों को बदनाम कर चुकी थी। अगर बाद में जाकर उन्हें बताती कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाती। इसलिए मुझे हमेशा के लिए गुम हो जाना ही ठीक लगा। अब तक तो उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी होगी। मैं ये राज हर किसी से छिपाना चाहती थी, लेकिन निकाह के बाद डर और बढ़ गया। मैं ये सब आपको बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच रही थी सही वक्त पर बता दूंगी, शायद इस घर से भी चली जाती ताकि आपकी नाराज़ नज़रों से बच सकूं। लेकिन मेरी किस्मत में हर बार बस जिल्लत ही लिखी है। इसलिए उस रात की यादें भी आपके सामने खुल गईं। काश मैंने इस निकाह के लिए हाँ ही ना की होती, तो आज इतनी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ा। वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। तैमूर जो गुस्से में पागल हो रहा था, सच सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने इतनी बड़ी सच्चाई छिपी थी। जब उसने उसे देखा तो उसकी हालत देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि उसने किस तकलीफ़ से गुजरी है, मगर वो तो किसी और ही सोच में खोया हुआ था। हर तरह के खतरे के बारे में सोच लिया था, लेकिन इस बात का एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया। असद ठीक ही कहता था, मामला वाकई बहुत उलझा हुआ था। अगर उस दिन वो जिद करके अस्पताल में खड़ा रहता, तो उन दोनों का बेवजह रेप का केस बन जाता और जवारिया के होश में आने का तक बदनामी ही बदनामी होती। किस किस को सफाई देता, कैसे खुद को बचाता। शायद क्लिनिक वाले ने भी उसी वजह से उन दोनों को शक भरी नज़रों से देखा था। तैमूर एक अजीब मोड़ पर खड़ा हुआ था। अगर अब रिश्ता तोड़ता तो भी घर वालों के सवाल, मोहल्ले वालों के ताने, गांव में बदनामी और ऊपर से पूरे ख़ानदान की बातों का बोझ अलग। और खुद जवारिया के लिए तो शायद ज़िंदगी और भी तंग हो जाती। उसी डर से वो बेचारी उसके रहम पर पड़ी थी। मगर अगर वो चुप रहकर रिश्ता निभाता, क्या उसमें इतना दिल होता कि वो किसी और के बच्चे को अपना लेता? इन बातों को भूल जाना नामुमकिन था। ये सोचकर ही उसकी आंखें खून से भर रही थीं कि उसकी बीवी उस अनजान लड़कों के हाथों खिलौना बन चुकी थी। बहुत सोचने के बाद एक ख्याल आया तो वो झटके से उसकी तरफ मुड़ा। क्यों ना सबसे पहले इस बच्चे से छुटकारा पा लिया जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुमने मुझे इतनी बड़ी बात से अनजान रखकर मेरे साथ और अपने साथ भी गलत किया है। लेकिन हाँ, अपने घर वालों के सामने तुम्हारी इज्जत पर एक दाग भी नहीं लगने दूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो अभी वापस चलते हैं और डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करते हैं। तैमूर बेकरारी से उसका हाथ थामकर खड़ा हो गया था। थोड़ी ही देर में वे दोनों फिर उसी क्लिनिक पहुंच चुके थे। हमने अभी इसी बारे में नहीं सोचा था, और ना ही हमारी आर्थिक हालत हमें ये इजाज़त देती हैं। आप आज ही इसका अबॉर्शन करा दें। तैमूर ने लेडी डॉक्टर के सामने अलग बहाना बताते हुए सच्चाई छुपाई थी और उसकी नज़रों में भरोसेमंद बन गया। ये इंसान सिर्फ कागजी रिश्ते के लिए मेरी इज्जत हर तरह से बचा रहा है, मगर समाज की सोच और तानों के डर से इस राज को दबाने की कोशिश कर रहा है। परेशान था, जबकि उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। अगर चाहता तो घर वालों को सच बताकर रिश्ता चुपचाप खत्म कर देता, उसे बेघर कर देता। उसके जज्बात और एहसास की कोई परवाह नहीं करता, मगर वो इस अजनबी लड़की पर भरोसा करके इतनी भाग दौड़ कर रहा था।
प्रेगनेंसी 3 महीने की हो चुकी थी और उनकी हालात पहले ही ख़राब थी। अगर आप अबॉर्शन की कोशिश करते हैं तो माँ को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेडी डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखकर पेशेवर अंदाज में मुस्कुराते हुए हिदायतें दी और तैमूर को फिर से बहुत निराशा हुई थी। झुके हुए कंधों के साथ वो जवारिया की ओर देखने लगा और गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी सिसकियों ने ध्यान खींचा। मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बचाने की कोशिश मत करें। मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं है। हो सके तो इन दिनों तक चुप रहने के लिए मुझे माफ़ कर दें। ये आपका और आपके घर वालों का बहुत बड़ा एहसान है जिसे मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है और अब मैं सहन नहीं हो रहा। मुझे गाड़ी रोक दें और मेरे साथ अंदर चलें। आखिर एहसान और कर दें। आज इस पूरे गलतफहमी का जड़ से अंत कर हो जाना चाहिए। वो तैमूर से भीख मांगते हुए रो रही थी। तैमूर के दिल में हलचल मच गई। एक पल के लिए शक हुआ, लेकिन फिर दिल में अल्लाह का डर आया। अगर उसकी जगह मेरी बहन होती तो क्या मुझे अच्छा लगता कि वो इस तरह किसी के सामने अपनी मौत के लिए भीख मांग रही हो। ये सोचकर उसने अनजाने में कपी महसूस हुई थी। हिम्मत इकट्ठा कर गहरी सांस ली और बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही तुम्हें अपना नाम दे दिया है। अब तुम्हें अपना बनाकर हटाना चाहूँगा। जानता हूँ बहुत मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन मैं भावनाओं में फ़ैसला लेने वाला इंसान नहीं हूँ। कोई फ़ैसला करूँ तो उसे दिल से निभाना भी जानता हूँ। बस अब तुम बिल्कुल चुप रहो। किसी के सामने उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ संभाल लूँगा और ये कह सकता हूँ समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो जवारिया से ज़्यादा खुद को समझा रहा था। प्यार तो कर लिया है, अब निभाने का हुनर आजमाना है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे कि मैं अपने फ़ैसले पर हमेशा कायम रह सकूं। घर पहुंचकर तैमूर की माँ ने जब ये सुना तो चिल्ला उठी थी, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले एक अजनबी लड़की को मजबूर कहकर अपने घर में रखा और अब कह रहे हो कि वो माँ बनने वाली है। ये सब कैसे हो सकता है? जाविदा बेगम बेटे की तरफ हैरान भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यही सच है। मैं बहक गया था। ये लड़की ज़रूरतमंद थी और पनाह देने के बाद मैं उसकी खूबसूरती से नज़रें नहीं हटा पाया और ये सब हो गया। मैं एक कमज़ोर आदमी था कि ये बात आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए निदा की सलाह पर निकाह के लिए राज़ी हो गया। इस लड़की के पास भी यही रास्ता बचा था, इसलिए उसने भी चुप रहकर हाँ कर दी। अब बात इतनी आगे निकल गई है कि मैं और चुप नहीं रह सकता। अब जल्दी निकाह करना चाहता हूँ। तैमूर ने झुके सिर के साथ धीमी आवाज़ में उस पाप का इकरार कर लिया जो उसने कभी किया ही नहीं था। तेरी बेइज्जती और ठिठाई पर हमारा सर शर्म से झुक गया है। मेरा बेटा इतना हल्का फुल्का चरित्र का था, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। उससे तो बेहतर था कि तुम उसी दिन उसे हमारे पास लाकर निकाह का फैसला सुना देते। अगर हम राजी ना भी होते तो क्या होता? खुद ही निकाह कर लेते। कम से कम इस पाप से तो बच जाते जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये लड़की भी क्या सोचती होगी? कैसी परवरिश है तुम्हारी, जिसने अच्छे बनकर दुनिया से बचा लिया और अपने घर में पनाह देकर ये भी समझा दिया कि कोई अपना नहीं होता। वो गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी है और ख़ुद को तुम जैसे जलील इंसान के हवाले कर दिया। तुमने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया है। मैं अपने आप से भी नज़रें मिलाने लायक नहीं रही। तैमूर को कोसते हुए जाविदा बेगम खुद भी रोने लगी थीं। तुमने इतनी नीच हरकत करके हमारी नाक कटवा दी। लोगों को क्या जवाब देंगे? हर किसी के सवाल और बातों का सामना कैसे करेंगे? तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। अब कभी तुम पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। इसमें पूरे परिवार की बेइज्जती है। सबको बदनाम कर दिया तैमूर। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। पापा के गुस्से में कुर्सी को जोर से धकेल दिया था। उन्होंने तैमूर को जी भर कर डांटा और तैमूर ने सब कुछ चुपचाप सहा। उसने खुद से वादा कर रखा था कि इस लड़की को कभी अकेला छोड़कर उसको जिल्लत सहने नहीं देगा। माँ बाप नाराज़ होकर घर छोड़ना चाहते थे, मगर उसने उनके पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगी। पापा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा गलत काम बहुत बड़ा है। मैं जानता हूँ, आपकी परेशानी भी समझ सकता हूँ।
मगर मैंने अनजाने में ये गलती की। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने हमेशा आपका सम्मान रखा है। बस किसी कमज़ोर पल में ये गलत काम हो गया। हर रात मैंने अपने अंदर दोष महसूस किया और पूरा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करके गली गली देखकर रात के आने का इंतज़ार किया। मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अकेलेपन की सज़ा मत दो। आपकी नाराज़गी मैं सह नहीं पाऊँगा। मुझे सज़ा दे दो, चाहे जान ले लो, मैं तैयार हूँ। वो पापा के पैरों से चिपक कर अपनी सच्चाई बयां कर रहा था और सामने होने वाली बदनामी को लेकर पापा के दुख को देखकर भी दुखी था। बहुत मुश्किल से वसीम साहब राज़ी हुए और रुखसती तक रुकने का फ़ैसला लिया। रुखसती भी फ़ोन पर ही सबको बताई गई कि निकाह पहले ही धूमधाम से कर दिया गया। अब फ़र्ज से फारिग होकर वापस गांव जाना चाहता था, इसलिए नॉर्मल सा वलीमा रखा है और सिर्फ करीबी दोस्तों को बुलाया। रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई, लेकिन वसीम साहब ने किसी की बात न सुनते हुए आने की दावत देने के बाद आगे कोई बात नहीं सुनी। बस इतना कहा, जो मुझे उचित लगता है मैंने अपने बेटे के लिए किया, अपने फैसले के लिए मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। इस पर रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी चुप रह गए थे। अब बाहर वाले के सामने सब कुछ सामान्य व्यवहार रखा गया था, लेकिन अकेले में सभी अजीब तरह की स्थिति में थे और एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। जवारिया इन हालातों से अलग शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और पूरे घर को परेशान करने का कारण बनी थी। इसी तनाव और मानसिक दबाव के उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान मुश्किल से बची। बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो चुका था। कई दिन तक जवारिया की हालत खतरे में रही और आईसीयू के बाहर तैमूर उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। अलग से परेशान भी था। उसकी परेशानी और फिक्र देखकर तैमूर ने सोचा कि शायद उसने अपनी गलती की सज़ा भुगत ली है। कौन जानता है, अल्लाह उसे क़यामत के दिन भी माफ़ कर दे। जिसने अपनी गलती स्वीकार की और सज़ा के लिए तैयार था। तैमूर के माँ बाप ने भी अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी और मुश्किल दिनों में तैमूर का साथ पूरा दिया था। हॉस्पिटल के चक्कर और महंगी दवाइयों के खर्च झेलते झेलते तैमूर की कमर टूट गई थी। तब जाकर डॉक्टरों ने खतरे से बाहर होने की खबर दी थी और तैमूर को राहत मिली। 15 दिन बाद जवारिया को साथ लेकर वे लोग हॉस्पिटल से घर लौटे। सब उसका ख्याल रखते और तैमूर को सलामत भरी नज़रों से देखकर गहरी शर्मिंदगी महसूस करते। जवारिया को अक्सर रातों में भी बीते दर्दनाक हालात याद आते और उसे डर से हिला देते। तैमूर ने उसे अपने होने का एहसास दिलाया। उसकी घबराहट और डर कम करने के लिए हाथ थाम लिए। धीरे धीरे वो बेहतर होने लगी। अतीत को पीछे छोड़कर आज की दुनिया में जीना सीख गई थी, मगर अब जवारिया भी महसूस कर रही थी कि उसे बचाने के लिए तैमूर ने पूरे घर वालों को अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। तैमूर ने उसके लिए पूरी दुनिया के ताने सहे, अपनी इज्जत दांव पर लगाई, सिर्फ इसलिए कि वो सिर उठाकर जी सके। वो जानती थी कि वो बेगुनाह था, लेकिन फिर भी उसने खुद को गुनहगार बना लिया। हर बार जब कोई उसे ताना देता, तैमूर चुपचाप मुस्कुरा देता, जैसे उसे दर्द का कोई मतलब ही ना हो, जबकि वो अपने के रवैये सहते सहते उदास रहने लगा था। एक रात जब तैमूर बालकनी में खड़ा था, लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। चांदनी में उसके आंसू साफ चमक रहे थे। तुमने ये सब क्यों किया? खुद को सबकी नज़रों में गुनहगार क्यों बना दिया, जबकि असलियत कुछ और थी? उसकी आवाज़ काँप रही थी। तैमूर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद को मुजरिम ना समझो। तुम अपनी ज़िंदगी बिना शर्मिंदगी के जी सको। अगर मैंने ये कुर्बानी ना की होती तो शायद तुम कभी खुद को माफ़ ना कर पाती और ना ही इतना सुकून मिलता। दुनिया वालों के ताने तुम्हें जिंदा जीते जी मार देते। मैं इसलिए सब चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा दुख ही नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ये वजह है कि सब लोग असलियत नहीं जानते, इसलिए मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन तुम बेगुनाह होकर भी सब कुछ सहने की वजह से खुद को मुजरिम समझ रही हो। मैं भी तुम्हें सबकी नफ़रत, ताने और लताड़ से बचा नहीं सकता। ये सब शायद मेरे लिए भी
ज़्यादा दर्दनाक होता। तैमूर ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन तुम्हें भी तो दर्द होता होगा तैमूर, तुम्हें भी तो तकलीफ होती होगी। ये रवैये तुम्हें भी तो परेशान करते होंगे। सबने तुम्हें अकेला कर दिया है। वो इस नेक इंसान के लिए परेशान थी। उसने सच में उसका पूरा साथ दिया था। असल में उसका तो वही होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है। अच्छे वक्त में तो सभी अपने और ख़ास बन जाते हैं। उसकी आंखों में भावनाओं की भरमार थी। तैमूर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द भी छुपा था। मोहब्बत बलिदान मांगती है, और अगर मेरी बलिदान ने तुम्हें जीने की हिम्मत दी है तो ये कीमत ज़्यादा नहीं। मेरा बुरा वक्त बस कुछ समय के लिए है। मेरे अपने सारा जीवन मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। जवारिया ने कांपते हाथों से तैमूर का हाथ थामा था। तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए था तैमूर। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा करती हूँ। तुमने मेरा इतना साथ दिया, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँ। एक पल के लिए भी तुम्हारी ओर से नज़र न हटा सकूँ। तुम्हारी उदासी मुझे दुख देती है। मैं समझ नहीं पाती कि इन आँखों की उदासी और तुम्हारे अकेलेपन को कैसे दूर करूँ। तुम बहुत ही नेक इंसान हो, बहुत अच्छे हो। मैं समझती हूँ कि अपनी जान देकर भी तुम्हारे इस नेक काम का बदला नहीं चुका सकती। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो तुम हमेशा खुश रहते। वो सोचते हुए उसकी ओर देख रही थी। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं मोहब्बत करना और निभाना नहीं सीख पाता। तुमने मुझे हिम्मत से जीना सिखाया, ऊंचा दिल रखना सिखाया। तुमने मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद की। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी किसी लड़की के लिए ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं होता। तैमूर ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसे पता था कि उसकी मोहब्बत बेकार नहीं होगी। आज वो लड़की जिसके लिए उसने दुनिया से लड़ी थी, वही उसके साथ खड़ी थी। उसके माँ बाप की नाराजगी, दोस्तों के ताने और दुनिया की बदनामी सह ली, लेकिन एक बेबस लड़की का हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह सब देख रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं, बिना किसी बोझ के। और उस रात तैमूर की आत्मा पहली बार हल्की महसूस हुई थी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।